नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें। इसे सहारा निवेशकों और जमाकर्ताओं की विडंबना ही कहा जाएगा कि इन लोगों ने तो रात दिन मेहनत कर सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय और उनके परिवार को राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीने का मौका दिया, पर सुब्रत राय ने इन्हें दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। निवेशक और जमाकर्ता अपने भुगतान को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सुब्रत राय है कि सेबी का पैसा ना देने का बहाना बनाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। दरअसल सुब्रत राय ने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। अब जब उसके वह निवेशक और जमाकर्ता उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं जो उसके सामने बिछे रहते थे, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जमीनी सच्चाई ये भी है कि पैसे और मीडिया के माध्यम से अपने काम कराने वाले सुब्रत राय की है गलतफहमी सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर के.एम. अब्राहम ने निकाल दी थी। सुब्रत राय ने डॉक्टर के.एम. अब्राहम को मैनेज करने के लिए सभी घोड़े खोल दिए थे, पर उनके सामने सुब्रत राय की एक ना चली थी। सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया कि SIRECL और SHICL ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी की अनुमति नहीं ली। सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर के.एम. अब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे लिए। साथ ही कहा कि वह इस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। 1982 के केरल कैडर के IAS अधिकारी डॉक्टर कंडाथिल मैथ्यू अब्राहम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सहारा समूह के कामकाज में अनियमितताओं को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। सरकार के अत्यधिक दबाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने समूह की 2 धोखाधड़ी कंपनियों का पर्दाफाश किया और उन्हें निवेशकों को वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। IIT कानपुर ने उन्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए उच्चतम पेशेवर अखंडता और ईमानदारी प्रदर्शित करने के लिए सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड 2016 से सम्मानित किया। डॉक्टर अब्राहम IIT कानपुर से औद्योगिक प्रबंधन में MTech है। वह USA से एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय विश्लेषण पेशेवर भी हैं और PhD मिशिगन विश्वविद्यालय एन आर्मवर्ड से है। 1982 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और केरल सरकार में विभिन्न पदों पर रहे। वह 6 साल तक केरल सरकार के वित्त विभाग में सचिव रहे। वह केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक, फंड मैनेजर और प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग में भी थे। 2008 में उन्होंने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था। सेबी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सहारा समूह में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ 23 जून 2011 को एक आदेश पारित किया। दोनों कंपनियां निसंदेह स्पष्ट रूप से जनता को प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाली सार्वजनिक कंपनियों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के घोर उल्लंघन में है। वह अपने स्वयं के निवेशक की पहचान पर बुनियादी डेटा भी प्रस्तुत करने में असमर्थ प्रतीत होती है। उसने अपने आदेश में कहा, उन्होंने 2 संदिग्ध कंपनियों का इतनी अच्छी तरह से पर्दाफाश किया कि ना तो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दोष मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो सहारा कंपनियों के खिलाफ अपने अंतिम आदेश में डॉक्टर अब्राहम की लगभग सभी दलीलों से सहमति जताई। उनका काम इतना सावधानीपूर्वक और निर्विधान था कि कोई भी इसकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता था। दिलचस्प बात यह है कि कथित रूप से भारी राजनीतिक दबाव के कारण डॉक्टर अब्राहम को सेबी में सेवा विस्तार नहीं दिया गया था। यहां तक कि उन्होंने वित्त मंत्रालय पर सहारा सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में नरमी बरतने के लिए नियामक पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। बाद में वित्त मंत्रालय ने आरोपों से इनकार कर दिया था। 15% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश। यह शख्सियत तो डॉक्टर अब्राहम की थी, पर सुब्रत राय की हेकड़ी कैसे निकली, अब आपको यह बताते हैं। दरअसल सहारा की गड़बड़ी सामने आते ही सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। सहारा के चेयरमैन इस आदेश पर भड़क गए थे और उन्होंने अपने सिपला सलारों को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को सही पाया गया और सहारा को भुगतान करने के लिए
कहा गया। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहां से उन्हें सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। दरअसल यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामलों को सुलझाती है। यहां भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को सही करार दिया गया। सहारा ने गलती नहीं मानी और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यह भी जमीनी हकीकत है कि सेबी से पहले सहारा का रिजर्व बैंक से भी टकराव चल रहा था। आरबीआई ने 2007-2008 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पैसा जमा कराने पर रोक जो लगा दी थी। यह सुब्रत राय की लोगों को खरीदने की गलतफहमी ही थी कि देश के दो बड़ी एजेंसियों से टकराव के बाद भी सहारा पीछे नहीं हटा। इतना ही, जून 2011 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि उसके पास कुल जमा का मूल्य 73,000 करोड़ रुपए है। इस विज्ञापन ने तहलका मचा दिया था। यह घोषणा ऐसे समय की गई थी जब रिजर्व बैंक और प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के साथ टकराव चल रहा था। दरअसल दोनों ही सहारा कंपनियों द्वारा डिपॉजिट जमा करने पर अंकुश लगाना चाह रहे थे। रिजर्व बैंक ने विज्ञापन भी छपवा दिए थे कि वह सहारा कंपनियों में जमा होने वाली रकम के भुगतान की गारंटी नहीं देगा। सेबी ने भी अपना यही रुख किया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख का समर्थन किया। सहारा से कहा कि उसकी दो कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों से ओएफसीडी वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर्स के जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए की जो रकम जमा की है उसे लौटा दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने निवेशकों के कागजों से भरे 127 ट्रक सेबी के दफ्तर भेज दिए। इसके बाद सहारा और सेबी के बीच तनातनी बढ़ती गई। पैसा वापस करने की तारीख को 3 महीने गुजर गए पर सहारा पैसा नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 3 किस्तों में पैसे लौटाने को कहा। सहारा ने पहली किस्त में 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में जमा करा दिए। साथ ही कहा कि बाकी पैसा सीधे निवेशकों के खाते में डाल दिया। लेकिन सहारा ने ना तो पैसा लौटाने के सबूत दे पाया और ना ही पैसा आने का सोर्स ही बता पाया। सहारा के इस रुख का सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खाते सीज करने और संपत्ति सील करने को कहा। फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मई 2016 में वह अपनी मां के निधन पर पैरोल पर जेल से बाहर आ गए और अभी भी पैरोल पर ही हैं। दरअसल सहारा से भी विवाद जगजाहिर हो चुका है। जब सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया था कि एसआईआर, ईसीएल और एसएचआईसीएल ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली। सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर केएम अब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे लिए। साथ ही कहा कि वह इस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। दरअसल सुब्रत राय का पैसा न देने की नियत के चलते सहारा इंडिया कंपनी निवेशक और जमाकर्ताओं साथ पैसों की धोखाधड़ी के आरोप झेल रही है। निवेशकों का ज्यादा तकादा देने पर सुब्रत राय सेबी पर सहारा का पैसा न देने का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, सुब्रत राय सहारा प्रबंधन से अखबारों में विज्ञापन दिलवाकर सफाई देते रहते हैं कि सेबी के पैसा न देने के बाद भी सभी लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे, वह भी ब्याज साथ। गत दिनों तो सहारा प्रबंधन ने सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि सेबी ने पिछले 1 साल में पैसे लौटाने का कोई विज्ञापन नहीं दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को लोगों का फंसा हुआ लौटाने का आदेश दे रखा है। जब से सहारा का केस शुरू हुआ है वह लगातार विज्ञापनों के जरिए सफाई दे रहा है। सहारा प्रबंधन सरकारी जांच एजेंसियों पर हमलावर है। आइए आपको बताते हैं कि सहारा के केस और निवेशकों और जमाकर्ताओं की कहानी है क्या। दरअसल सहारा सेबी का केस गत 9 साल से चल रहा है। इस केस में सब कुछ हो रहा है पर नहीं हो रहा है तो वह है निवेशकों के पैसे का ना मिलना। यह स्थिति तब है जब सहारा के पास बकाये से 3 गुना संपत्ति बताई जा रही है। सहारा सेबी के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आ रही है। इसमें ब्याज की रकम भी शामिल बताई जा रही है। दरअसल सेबी ने इस मामले में 4 बार विज्ञापन तो जारी कर दिए पर भुगतान मात्र 106.10 करोड़ रुपए का ही किया है। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें।